आज की कहानी का नाम है अमृतसर आ गया है। तो यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की परीक्षा के तहत आज हम जिस कहानी का जिक्र करेंगे उसका नाम है अमृतसर आ गया है। लेखक भीष्म साहनी। प्रमुख पात्रों की पहले बात कर लेते हैं। प्रमुख पात्र इसमें बहुत ज़्यादा नहीं हैं। इसमें बाबू है जो कि हिंदू है और उसको बाबू के नाम से ही बुलाया गया है। इसमें 3 पठान है और पठान क्या है, मुस्लिम है यानी मुसलमान, और एक दुबला बाबू है और बुढ़िया है। तो इसमें जो ट्रेन में इस सफ़र के दौरान जिन जिन पात्रों का एक बोगी के अंदर जिक्र हुआ है उसमें इन्हीं पात्रों को इन्हीं नामों से बुलाया गया है। इसको हम लोग वाचन करेंगे और यह जान लीजिए कि यह भारत पाकिस्तान विभाजन पे आधारित है। यह घटना भारत पाक विभाजन के जस्ट बाद हुई थी, जिसमें कि सांप्रदायिक हिंसा उस समय जोरों शोर पे था। सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, कई लोग उसमें मारे भी गए थे। सांप्रदायिक हिंसा में भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद सांप्रदायिक हिंसा धर्म के आधार पे, हिंदू मुस्लिम के आधार पे हुआ था उसमें। तो उस समय ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो उसी पे लिखी गई कहानी है भीष्म साहनी की। तो इसको आइए वाचन करते हैं। और हमने पात्रों को देख लिया है, लेखक और जो भीष्म साहनी है। भीष्म साहनी का जन्म भी याद रखिए 1915 इनका जन्म है। लेखक जो भी नेट के सिलेबस में लेखक लगे हुए हैं उनके जन्म वर्ष को ज़रूर याद रखें। उनके जन्म वर्ष पे भी 1-2 क्वेश्चन देता ही है उसको क्रम से कालक्रमानुसार लगाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर भी करते रहिए। वाचन स्वर अवनीश। आइए वाचन करते हैं और वाचन करते समय ही प्रमुख जो क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। प्रमुख क्वेश्चन यहाँ पे पात्रों से पूछा जाते हैं। पात्रों के अलावा पंक्तियों से पूछा जाता है। पंक्तियों के अलावा आपको कोई स्थान आ गया वहाँ से पूछ देता है, कोई चीज़ आ गई, कोई वाक्य में कोई अर्थ आ गया वहाँ से, या फिर वाक्यों को भी पहले से बाद के क्रम में लगाने के लिए आ जाता है, या फिर सत्य कथनों पर आधारित कि अमृतसर आ गया कहानी से संबंधित सत्य कथनों को छाटिए। तो उसमें भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हमें इस कहानी को बारीकी से देखते हुए चलना होगा। शुरू करते हैं। गाड़ी के डिब्बे में बहुत मुसाफिर नहीं थे। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी देर से मुझे लाम के किस्से सुनाते रहे थे। वह लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे और बात बात पर खी करके हंसते और गोरे फौजियों के खिल्ली उड़ाते रहे थे। डिब्बे में 3 पठान व्यापारी भी थे। यह जिक्र किया जा रहा है जब पाकिस्तान से भारत, यानी कि जो पाकिस्तान भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है अमृतसर के रास्ते, तो उसी का जिक्र है जब कहा जाता है अमृतसर आ गया। तो भारत पाकिस्तान वहाँ से, मतलब यहाँ के लोग वहाँ जा रहे थे, वहाँ के लोग यहाँ आ रहे थे। भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ था तब। तो वहीं उस ट्रेन की घटना है जो कि पाकिस्तान से भारत आ रही थी शरणार्थियों को लेके। तो डिब्बे में 3 पठान थे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। डिब्बे में 4 पठान 4 पठान, 5 पठान, 1 पठान, ऐसे देके सत्य कथनों के पे पूछ सकता है क्वेश्चन। तो डिब्बे में 3 पठान व्यापारी थे। उनमें से एक हरे रंग की पोशाक पहने ऊपर वाली बर्थ पर लेटा हुआ था। वह आदमी बड़ा हंसमुख था और बड़ी देर से मेरे साथ वाली सीट पर बैठे एक दुबले से बाबू के साथ उसका मजाक चल रहा था। वह दुबला बाबू पेशावर का रहने वाला था। याद रखिए कहाँ का था, पेशावर, पाकिस्तान। ठीक रहने वाला जान पड़ता था, क्योंकि किसी किसी वक्त वे आपस में पश्तो में बातें करने लगते थे। जिस पे टिक लगाया जा रहा है वह इंपॉर्टेंट जरूर याद रखिए, पश्तो भाषा का जिक्र हुआ है। मेरे सामने दाईं ओर कोने में एक बुढ़िया मुंह सिर ढापे, बुढ़िया का जिक्र है पात्रों में, मुंह सिर ढापे बैठी थी और देर से माला जप रही थी। बुढ़िया क्या कर रही थी? माला जप रही थी। यहीं कुछ लोग रहे होंगे, संभव है 2-1 और मुसाफिर भी रही हों, लेखक कर रहे हैं, पर वे स्पष्टता मुझे याद नहीं। तो इन पात्रों का जिक्र हुआ है। एक बुढ़िया है, एक दुबला बाबू है। दुबला बाबू शायद पेशावर का जान पड़ता है। 3 पठान व्यापारी हैं।
तो इसके अलावा भी एक सीट पर सरदार जी देर से बैठे लाम के किस्से सुना रहे थे, तो ज़्यादा मुसाफिर नहीं थे। तो इसके अलावा एक दो और मुसाफिर रहे होंगे, उतना याद नहीं है लेखक को। लेखक आगे आगे कहते हैं, गाड़ी धीमी रफ्तार से चली जा रही थी और गाड़ी में बैठे मुसाफिर बतिया रहे थे और बाहर गेहूं के खेतों में हल्की हल्की लहरियां उठ रही थी और मन ही मन बड़ा खुश था। मैं मन ही मन बड़ा खुश था क्योंकि मैं दिल्ली में होने वाला स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने जा रहा था। लेखक क्या करने जा रहे थे? लेखक दिल्ली में स्वतंत्रता समारोह देखने जा रहे थे। इम्पोर्टेंट है। उन दिनों के बारे में सोचता हूँ तो लगता है हम किसी झूठ पुटे में जी रहे हैं। शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही छुटपुटे में बीता जान पड़ता है। ज्यों ज्यों भविष्य के पट खुलते जाते हैं, यह झुटपुटा और भी गहराता चला जाता है। उन्हीं दिनों पाकिस्तान के बनाए जाने का ऐलान किया गया था और लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे थे कि भविष्य में जीवन की रूपरेखा कैसी होगी, पर किसी की भी कल्पना बहुत दूर तक नहीं जा पाती थी। मेरे सामने बैठे सरदार जी बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहब बम्बई में रहेंगे या पाकिस्तान में जाकर बस जाएंगे, और मेरा हर बार यही जवाब होता, बम्बई क्यों छोड़ेंगे, पाकिस्तान में आते जाते रहेंगे, बम्बई छोड़ देने में क्या तुक है। लाहौर, देखिए इसका जिक्र हुआ है, जिन्ना भी आए हैं, बम्बई भी आया है, पाकिस्तान भी आया है। लाहौर और स्थानों का जिक्र भी दे सकता है कि अमृतसर कहानी में किन स्थानों का जिक्र नहीं आया है, या दे देगा किन किन स्थानों का जिक्र आया। इसमें 5 ऑप्शन दे देगा, 4 आया होगा, 1 नहीं आया होगा, या 3 आया होगा, 2 नहीं आया होगा, इस प्रकार से। लाहौर और गुरुदासपुर के बारे में भी अनुमान लगाए जा रहे थे कि कौन सा शहर किस ओर जाएगा। मिल बैठने के ढंग में, गपशप में, हंसी मजाक में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। कुछ लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे जबकि अन्य लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक होगा और कौन सा गलत। एक ओर पाकिस्तान बन जाने का जोश था तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद हो जाने का जोश। जगह जगह दंगे भी हो रहे थे और योम ए आज़ादी की तैयारियां भी चल रही थी। इस पृष्ठभूमि में लगता देश आज़ाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। वातावरण में इस झुटपुट में आज़ादी की सुनहरी धूल सी उड़ रही थी और साथ ही साथ अनिश्चय भी डोल रहा था। और इसी अनिश्चय की स्थिति में किसी किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलक दे जाती थी। शायद जेहलम का स्टेशन, कौन सा स्टेशन पर पहले पढ़ा, पूछा यह भी जाता रहा है कि कौन, मतलब स्टेशनों को, आए हुए स्टेशनों को क्रम से लगाइए। तो पहले जेहलम स्टेशन पीछे छूट चुका था। जब सबसे पहले इसमें किसका जिक्र आया है? जेहलम स्टेशन का। इस पर भी हमें ध्यान रखना है, इसको भी क्रम के अनुसार लगाने के लिए आ सकता है। पहले से बाद के आने वाले स्टेशनों को लगाइए। जब ऊपर वाली बर्थ पर बैठे पठान ने एक पोटली खोल ली और उसमें से उबला हुआ मांस, क्या क्या खा रहे हैं? उबला हुआ मांस, नान रोटी। हालांकि ये सब ट्रेन में अच्छा नहीं है, वैसे तो नॉनवेज खाना ही नहीं चाहिए, और लेकिन खा भी रहे हैं तो आप अपने घर पे खाइए और उसको अलग करके खाइए, ऐसा नहीं पब्लिक प्लेस पे। तो यह मतलब नैतिक शिक्षा भी इसके साथ साथ चल रही है। उबला हुआ मांस और नान रोटी के टुकड़े निकाल कर अपने साथियों को देने लगा। फिर वह हंसी मजाक के बीच मेरी बगल में बैठे बाबू की ओर भी नान टुकड़ा और मांस की बोटी बढ़ाकर खाने का आग्रह करने लगा। हालांकि देखिए, खाने पीने के लिए सब लोग स्वतंत्र है, फिर भी मैं एक पब्लिक प्लेस और अच्छी आदत के हिसाब से अपनी बात कही है, किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। तो बाबू को आग्रह करते हुए बोला, काले बाबू ताकत आएगी, काले बाबू ताकत आएगी, यानी खा ले बाबू ताकत आएगी, इससे हम जैसा हो जाएगा, हम जैसा हो जाएगा। मतलब दुबला बाबू है इसीलिए। बीबी भी तेरे साथ खुश रहेगी। काले दाल कोर, तू दाल खाता है इसलिए दुबला है। यानी कह रहा है पठान कि खा ले, इससे ताकत आएगी, बीबी भी खुश रहेगी
और तू बेबी भी खुश रहेगी और हमारे जैसा तू हो जाएगा तगड़ा। तू दाल खाता है इसीलिए तू दुबला है। डिब्बे में लोग हंसने लगे थे। बाबू ने पश्तो में कुछ जवाब दिया, फिर मुस्कुराता सिर हिलाता रहा। पश्तो में जवाब दिया इसीलिए तो लेखक यहाँ पे उसको कहा रहा है कि वह पेशावर का शायद रहने वाला है, क्योंकि वहीं के लोग पश्तो बोलते हैं। तो इस पर दूसरे पठान ने हंसकर कहा, ओ जालिम, हमारे हाथ से नहीं लेता ऐ तो अपने हाथ से उठा ले। खुदा कसम बकरे का गोश्त है और किसी चीज़ का नहीं है। कह रहा है कि यदि हमारे हाथ से नहीं लेता है तो अपने से ले ले, अपने से उठा ले, और खुदा की कसम है कि यह बकरे का मीट है और किसी का नहीं है। ऊपर बैठा पठान चहक कर बोला, ओ खंजीर के तुम, इधर तुम्हें कौन देखता है? हम तेरी बीबी को नहीं बोलेगा और तू हमारे साथ बोटी तोड़, हम तेरे साथ दाल पिएगा। तो वहीं बोल रहा है कि इधर तुम्हें कौन देखता है, हम तुम्हारे बीवी को नहीं बताएंगे। वह दुबले बाबू से पठान लोग बोल रहे हैं ऊपर वाला कि तो हमारे साथ बोटी तोड़, यानी कि यह बोटी मतलब वहीं खा, मांस का टुकड़ा, और तो हमारे साथ खा ले, हम तुम्हारे साथ तुम्हारा दाल पियेंगे। इस पर कहका उठा, पर पतला बाबू हंसता सिर हिलाता रहा और कभी कभी दो शब्द पश्तो में भी कह देता, ओ कितना बुरा बात है, हम खाता है तो हमारा मुंह देखता है। वो कह रहा है पठान कि हम खाता है और तुम मुंह देखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, कितनी बुरी बात है। सभी पठान मगन थे ये सब बातें करते हुए। यह इसलिए नहीं लेता कि तुमने हाथ नहीं धोए हैं, स्थूल का है, सरदार जी बोले और बोलते ही खिखी खिखी करने लगे। अधलेटी मुद्रा में बैठे सरदार जी की आधी तो सीट के नीचे लटक रही थी। तुम अभी सोकर उठे हो और उठते ही पोटली खोलकर खाने लग गए हो, इसलिए बाबूजी तुम्हारे हाथ से नहीं लेते। और कोई बात नहीं। और सरदार जी ने मेरी ओर देखकर आंख मारी और फिर खी करने लगे। खी ऐसा ही ना। मांस नहीं खाता बाबू तो जाओ जनाना डब्बे में बैठो, जनाना डब्बे में बैठो, इधर क्या करता है? फिर कहा उठा, मांस नहीं खाता, मांस नहीं खाता तो जाओ जनाना यानी कि लेडीज डिपार्टमेंट में बैठो, डिब्बे में, इधर क्या कर रहा है? डब्बे में और भी अनेक मुसाफिर थे, लेकिन पुराने मुसाफिर यही थे जो सफ़र शुरू होने में गाड़ी में बैठे थे। बाकी मुसाफिर उतरते चढ़ते रहे थे, मतलब यही सब पुराने थे, बाकी तो चढ़ उतर रहे थे। जो यहीं 4-5-6 लोग थे यहीं शुरुआत से लेकर अब तक बैठे थे। पुराने मुसाफिर होने के नाते उनमें एक तरह की बेतकल्लुफ़ी आ गई थी। ओ इधर आकर बैठो, तुम हमारे साथ बैठो, आओ जालिम किस्सा कहानी की बातें करेंगे। तभी किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी और नए मुसाफिरों का रेला अंदर आ गया। बहुत से मुसाफिर एक साथ अंदर घुसते चले आए थे। कौन सा स्टेशन? किसी ने पूछा। वजीराबाद। झेलम के बाद कौन सा पड़ा? वजीराबाद। यह सभी हमें याद रखना है, वजीराबाद। मैंने बाहर की ओर देखकर कहा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि गाड़ी कहाँ पे रुकी। जो पहली गाड़ी रुकी उस स्टेशन का क्या नाम था? वजीराबाद। तो इसी प्रकार से हमें सभी को देखते हुए चलना है। गाड़ी वहाँ थोड़ी देर के लिए खड़ी रही, फिर छूटने से पहले एक छोटी सी घटना घटी। वजीराबाद से गाड़ी छूटने से पहले, वहाँ से गाड़ी चलने जब शुरू हुई उससे पहले एक छोटी सी घटना घटी। एक आदमी साथ वाले डिब्बे में से पानी लेने उतरा और नल पर जाकर पानी लोटे में भर रहा था। तभी वह भागकर अपने डिब्बे की ओर लौट आया। छल छलाते लोटे में से पानी गिर रहा था, लेकिन जिस ढंग से वह भागा था उसी ने बहुत कुछ बता दिया था। नल पर खड़े और लोग भी 3-4 आदमी रहे होंगे, इधर उधर अपने डिब्बे की ओर भाग गए थे। इस तरह घबरा कर भागते लोगों को मैं देख चुका था। देखते ही देखते प्लेटफार्म खाली हो गया, पूरा मतलब खाली हो गया। भाग दौड़ी सब जल्दी जल्दी से पूरा खाली कर दिए, सब आ गए अंदर। मगर डिब्बे के अंदर अभी भी हंसी मजाक चल रहा था। कहीं कोई गड़बड़ है, मेरे पास बैठे दुबले बाबू ने कहा। लेखक कह रहे हैं, कहीं कुछ तो था, लेकिन क्या था कोई भी स्पष्ट नहीं जानता था। मैं अनेक दंगे देख चुका था, इसलिए वातावरण में होने वाली छोटी सी तब्दीली को भी भाप गया था। भागते व्यक्ति, खटाक से बंद होते दरवाजे, ये सब घटनाएं घट रही हैं। ये सब घटनाएं घटती हैं जब दंगे होते हैं। भागते व्यक्ति, खटाक से बंद होते दरवाजे, आपने शहर में भी देखा होगा, तुरंत दुकानें बंद हो जाती है दंगा फसाद के बाद, या वैसा अंदाज़ा रहता है। तो घरों की छतें पे खड़े लोग, चुप्पी और सन्नाटा सभी दंगों के चिन्ह थे। तभी पिछले दरवाजे की ओर से, जो प्लेटफार्म की ओर न खुलकर दूसरी ओर खुलता था, हल्का सा शोर हुआ
कोई मुसाफिर अंदर घुसना चाहता है प्लेटफार्म के दूसरे तरफ से, मतलब रेलवे पटरी की तरफ से। कहाँ घुसा आ रहा है? नहीं है जगह। बोल दिया जगह नहीं है। किसी ने कहा बंद करो जी दरवाज़ा। यूं ही मुंह उठाए घुसे आते हैं। आवाज़ें आ रही थी अंदर से। अंदर वाले कह रहे थे जितनी देर कोई मुसाफिर डिब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा करता रहे, अंदर बैठे मुसाफिर उसका विरोध करते रहते हैं। पर एक बार जैसे तैसे वह अंदर आ जाए तो विरोध खत्म हो जाता है और वह मुसाफिर जल्दी ही डिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता है और अगले स्टेशन पर वहीं सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिर पर चिल्लाने लगता है, नहीं है जगह, अगले डब्बे में जाओ। घुसे आते हैं। यह मतलब आप लोगों ने भी देखा होगा ट्रेन में यात्रा के दौरान, पहले कहा जाता है जगह नहीं है, फिर आप घुस जाते हैं तो फिर आप दूसरे को भी कहते हैं जगह नहीं है। दरवाजे पर शोर, हालांकि जगह होता भी नहीं है जनरल डिपार्टमेंट में खासकर, ऐसे ही चलता है। दरवाजे पर शोर बढ़ता जा रहा था। तभी मैले कुचैले कपड़ों और लटकती मूछों वाला एक आदमी दरवाजे में से अंदर घुसता दिखाई दिया। चीकट, मैं देखिए उसका रूपरेखा क्या है, उसकी भाव दशा क्या है शरीर के। चीकट, मैले कपड़े, जरूर कहीं हलवाई की दुकान करता होगा। वहीं लोगों की शिकायतें आवाज़ों की ओर ध्यान दिए बिना, वह लोगों की शिकायतों और आवाज़ों की ओर ध्यान दिए बिना दरवाजे की ओर घूमकर बड़ा सा काले रंग का संदूक अंदर की ओर घसीटने लगा। आ जाओ आ जाओ, तुम भी चढ़ जाओ, वह अपने पीछे किसी से कहे जा रहा था। तभी दरवाजे में से एक पतली सूखी सी औरत नजर आई और उससे पीछे 16-17 बरस की सांवली सी लड़की नजर आई। इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है कि वह व्यक्ति तो आया, उसके पीछे औरत भी आई और 16-17 बरस की लड़की भी आई। इसका उम्र पूछा जा सकता है, याद रखिए कितने की थी, 16-17 बरस की सांवली सी लड़की। लोग अभी भी चिल्लाए जा रहे थे। सरदार जी को कुल्हों के बल उठकर बैठना पड़ा। बंद करो जी दरवाज़ा, बिना पूछे चढ़े आते हैं, अपने बाप का घर समझ रखा है, मत घुसने दो जी, क्या करते हो, धकेल दो पीछे। और लोग भी चिल्ला रहे थे। वह आदमी अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था और उसकी पत्नी और बेटी संडास के दरवाजे के साथ लगकर खड़े थे। और कोई डिब्बा नहीं मिला, औरत जात को भी यहाँ उठा लाया है। वह आदमी पसीने से तर था और हाँफता हुआ सामान अंदर घसीटे जा रहा था। संदूक के बाद रस्सियों से बंधी खाट की पाटियां अंदर खींचने लगा। टिकट है जी मेरे पास, बेटिकट नहीं हूँ। इस पर डिब्बे में बैठे बहुत से लोग चुप हो गए, पर बर्थ पर बैठा पठान उचक कर बोला, निकल जाओ इधर से, देखता नहीं इधर जगह नहीं है। और पठान ने आओ देखा न ताओ आगे बढ़कर ऊपर से ही मुसाफिर को लात जमा दी। पर लात उस आदमी को लगने के बजाय उसकी पत्नी के कलेजे में लगी और वहीं हाय हाय करती बैठ गई। उस आदमी के पास मुसाफिरों के साथ उलझने के लिए वक्त नहीं था। वह बराबर अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था, पर डिब्बे में मौन छा गया। खाट की पाटियों के बाद बड़ी बड़ी गठरियाँ आईं। ठीक, पहले संदूक आया, फिर खाट आई, खाट के बाद बड़ी बड़ी गठरियाँ आई। इस पर ऊपर बैठे पठान की शांत क्षमता चूक गई। निकालो इसे, कौन है? वह चिल्लाया। इस पर दूसरे पठान ने, जो नीचे की सीट पर बैठा था, उस आदमी का संदूक दरवाजे में से नीचे धकेल दिया, जहां लाल वर्दी वाला एक कुली खड़ा सामान अंदर पहुंचा रहा था। उसकी पत्नी के चोट लगने पर कुछ मुसाफिर चुप हो गए थे, लेकिन कोने में बैठी बुढ़िया करलाए जा रही थी। ए नेक बख्तो, बैठने दो, आ जा बेटी, तू मेरे पास आ जा। बुढ़िया बोली, जैसे तैसे सफ़र काट लेंगे, छोड़ो बे जालिमो, बैठने दो। अभी आधा सामान ही अंदर आ पाया होगा जब सहसा गाड़ी सरकने लगी। यानी संदूक आया, खटिया आई, गठरियाँ आई, फिर भी पूरा सामान नहीं आया था। और एक पठान ने तो मतलब कि संदूक को बाहर ढकेल दिया था पैर से। फिर इसके बाद क्या हुआ, अभी आधा सामान भी अंदर आ पाया होगा कि सहसा गाड़ी चलने लगी, सरकने लगी, धीरे धीरे शुरू हो गया चलना। छूट गया, सामान छूट गया। वो आदमी बदहवास सा होकर चिल्लाया, पिताजी सामान छूट गया। संडास के दरवाजे के पास खड़ी लड़की सिर से पांव तक कांप रही थी उसकी लड़की, और चिल्लाए जा रही थी, पिताजी सामान छूट गया।
पिताजी सामान छूट गया, पिताजी सामान छूट गया। उतरो नीचे उतरो, वो आदमी हड़बड़ा कर चिल्लाया और आगे बढ़कर खाट की पाटियों और गठरियां बाहर फेंकते हुए दरवाजे का डंडहरा पकड़कर नीचे उतर गया। उसके पीछे उसकी व्याकुल बेटी और फिर उसकी पत्नी कलेजी को इन पेट में जो मारा था दोनों हाथों से दबाए हाय हाय करती नीचे उतर गई। बहुत बुरा किया तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया है, बुढ़िया ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। बहुत बुरा किया है तुम लोगों ने, तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है। छोटी सी बच्ची उसके साथ थी। बेरहमो, तुमने बहुत बुरा किया, धक्के देकर उतार दिया है। गाड़ी सूने प्लेटफार्म को लांघती आगे बढ़ गई। डिब्बे में व्याकुल सी चुप्पी छा गई। बुढ़िया ने बोलना बंद कर दिया था। पठानों का विरोध कर पाने का हिम्मत नहीं हुई। तभी मेरी बगल में बैठे दुबले बाबू ने मेरे बाजू पर हाथ रखकर कहा, आग है, देखो आग लगी है। गाड़ी प्लेटफार्म छोड़कर आगे निकल आई थी और शहर पीछे छूट रहा था। तभी शहर की ओर से उठते धुएं और बादल और उनमें लपलपाती आग के शोले नजर आने लगे। ठीक यह घटना कब हुई, किसके बाद हुई? जब वो लोग चढ़ना जो चाह रहा था व्यक्ति, उसकी पत्नी लड़की, उसके बाद की घटना है। कौन सी घटना कब हुई, इसको भी हमें क्रम से ही याद भी रखना है। दंगा हुआ है, स्टेशन पर भी लोग भाग रहे हैं थे, कहीं दंगा हुआ है। शहर में आग लगी थी। बाद डब्बे भर के मुसाफिरों को पता चल गई और वे लपक लपक कर खिड़कियों में से आग का दृश्य देखने लगे थे। दंगा फसाद, हिंदू मुस्लिम का घर जलाएगा, मुस्लिम हिंदू का जलाएगा, यही सब तो उस समय हो रहा था। तो वहीं सब देख रहे थे लपक लपक कर खिड़कियों से। जब गाड़ी शहर छोड़कर आगे बढ़ गई तो डिब्बे में सन्नाटा छा गया। मैं घूमकर डिब्बे के अंदर देखा। दुबले बाबू का चेहरा पीला पड़ गया था और माथे पर पसीने की परत किसी मुर्दे के माथे की तरह चमक रही थी। मुझे लगा जैसे अपनी अपनी जगह बैठे सभी मुसाफिरों ने अपने आसपास बैठे लोगों का जायजा ले लिया है। सरदार जी उठकर मेरी सीट पर आ बैठे। नीचे वाले सीट पर बैठा पठान उठा और अपने दो साथी पठानों के साथ ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया। यही क्रिया शायद रेलगाड़ी के अन्य डिब्बों में भी चल रही थी। डिब्बे में तनाव आ गया। लोगों ने बतियाना बंद कर दिया। तीनों के तीनों पठान ऊपर वाली बर्थ पर एक साथ बैठे चुपचाप नीचे की ओर देखे जा रहे थे। सभी मुसाफिरों की आंखें पहले से ज्यादा खुली खुली, ज्यादा संकित सी लगी। यही स्थिति संभवतः गाड़ी के सभी डिब्बों में व्याप्त हो रही थी। इसके बाद क्या हुआ? कौन सा स्टेशन था या डिब्बे में, किसी ने पूछा। तो वजीराबाद, किसी ने उत्तर दिया वजीराबाद। तो अभी कौन सा स्टेशन था जहाँ पे सब देखने को मिला? वजीराबाद। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यदि आएगा दंगे फसाद वाली घटना का जिक्र तो वजीराबाद रहेगा। जवाब मिलने पर डिब्बे में एक और प्रतिक्रिया हुई। पठानों के मन का तनाव फौरन ढीला पड़ गया, जबकि हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी और ज़्यादा गहरी हो गई। एक पठान ने अपनी बास्कट की जेब में से नसवार की डिबिया निकाली और नाक में नसवार चढ़ाने लगा। अन्य पठान भी अपनी अपनी डिबिया निकालकर नसवार चढ़ाने लगे। बुढ़िया बराबर माला जपे जा रही थी। किसी किसी वक्त उसके बुदबुदाते होठ नजर आते, लगता उसमें उनमें से कोई खोखली सी आवाज़ निकल रही है। अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो वहाँ भी सन्नाटा था। कोई परिंदा तक नहीं फड़क रहा था। हाँ, एक भिश्ती पीठ पर पानी मस्कल लादे प्लेटफार्म लांग कर आया और मुसाफिरों को पानी पिलाने लगा। लो, पियो पानी, पियो पानी। औरतों के डिब्बों में से औरतें और बच्चों के अनेक हाथ बाहर निकल आए थे। बहुत मार काट हुई है, बहुत लोग मरे हैं। लगता था वह इस मार काट में अकेला पूर्ण कमाने चला आया है भिश्ती। गाड़ी सरकी यानी धीरे धीरे आगे बढ़ी तो सहसा खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे, खिड़कियां बंद की जाने लगी। दूर दूर तक पहियों की गड़गड़ाहट के साथ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाने की आवाज़ें आने लगी। किसी अज्ञात आशंकावश दुबला बाबू मेरे पास वाली सीट पर से उठा और दो सीटों के बीच फर्श पर नीचे लेट गया। उसका चेहरा अभी भी मुर्दे जैसा पीला हो रहा था। इस पर बर्थ पर बैठा पठान उसकी ठिठोली करने लगा। ओ बेगैरत, तुम मर्द है कि औरत है? सीट पर से उठकर नीचे लेटता है। यानी कि तू मर्द है कि औरत है, सीट पर से नीचे लेटता है, तुम मर्द के नाम को बदनाम करता है। वह बोल रहा था और बार बार हंसे जा रहा था। हा हा हा। फिर वो उससे पश्तो में कुछ कहने लगा। बाबू चुप बना लेटा रहा। अन्य सभी मुसाफिर चुप थे। डिब्बे का वातावरण बोझिल बना हुआ था।
ऐसे आदमी को हम डिब्बे में नहीं बैठने देगा। ओ बाबू, अगले स्टेशन पर उतर जाओ और जनाना डिब्बे में बैठो। मगर बाबू की हाजिर जवाबी अपने कंठ में सूख चली थी। हकला कर चुप हो रहा, पर थोड़ी देर बाद वह अपने आप उठकर सीट पर जा बैठा और देर तक अपने कपड़ों की धूल झाड़ता रहा। वह क्यों उठकर फर्श पर लेट गया था? शायद उसे डर था कि बाहर से गाड़ी पर पथराव होगा या गोली चलेगी। शायद इसी कारण खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जा रहे थे। सही बात है, दंगा फसाद में तो होता ही था। कुछ भी कहना कठिन था। मुमकिन है कि किसी एक मुसाफिर ने किसी कारण से खिड़की का पल्ला चढ़ाया हो। उसकी देखा देखी बिना सोचे समझे धड़ाधड़ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे थे। ऐसे ही होता है, एक लोग ताली बजाते हैं, सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। एक लोग खिड़की चढ़ाए होंगे, डर के माहौल को देखते हुए सभी लोग देखा देखी किए होंगे। बोझिल अनिश्चित से वातावरण में सफ़र कटने लगा। रात गहराने लगी थी। डिब्बे के मुसाफिर स्तब्ध और संकित ज्यों के त्यों बैठे थे। कभी गाड़ी की रफ्तार सहसा टूटकर धीमी पड़ जाती तो लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते कि क्या हो गया, क्यों धीमा हो गया। कभी रास्ते में ही रुक जाती तो डिब्बे के अंदर का सन्नाटा और भी गहरा हो उठता। केवल पठान निश्चिंत बैठे थे। हाँ, उन्होंने भी बतियाना छोड़ दिया था क्योंकि उनकी बातचीत में कोई शामिल होने वाला नहीं था। धीरे धीरे पठान ऊँघने लगे, जबकि अन्य मुसाफिर फटी फटी आंखों से शून्य में देखे जा रहे थे। बुढ़िया मुंह सिर लपेटे टांगे सीट पर चढ़ाए बैठी बैठी सो गई थी। ऊपर वाली बर्थ पर एक पठान ने अधलेटे ही कुर्ते की जेब में से काले मनकों की तस्बीह निकाल ली और उसे धीरे धीरे हाथ में चलाने लगा। खिड़की के बाहर आकाश से चांद निकल आया और चांदनी में बाहर की दुनिया और भी अनिश्चित और भी अधिक रहस्यमय हो उठी। किसी वक्त दूर किसी ओर आग के शोले उठते नजर आते हैं। कोई नगर जल रहा था। गाड़ी किसी वक्त चिंघाड़ती हुई आगे बढ़ने लगती, फिर किसी वक्त उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती और मीलों तक धीमी रफ्तार से ही चलती रहती। सहसा दुबला बाबू खिड़की में से बाहर देखकर ऊंची आवाज में बोला, हरबंसपुरा निकल गया है। तो यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुबला बाबू खिड़की में से बाहर देखकर ऊंची आवाज़ में क्या बोला, किस स्टेशन के बारे में बोला? तो हरबंसपुरा। वजीराबाद में दंगा, हरबंसपुरा में बोला दुबला बाबू उत्साहित होकर कि हरबंसपुरा निकल गया। उसकी आवाज़ में उत्तेजना थी, वह जैसे चीख कर बोला। डिब्बे के सभी लोग उसकी आवाज़ सुनकर चौंक गए। उसी वक्त डिब्बे के अधिकांश मुसाफिरों ने माना कि उसकी आवाज़ को ही सुनकर करवट बदली। ओ बाबू, चिल्लाता क्यों है? तस्बीह वाला पठान चौंक कर बोला, इधर उतरेगा तुम, जंजीर खींचूं? और खिकी करके हंस दिया। जाहिर है वह हरबंसपुरा की स्थिति से अथवा उसके नाम से अनभिज्ञ था। बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल सिर हिला दिया और एक आध बार पठान की ओर देखकर फिर खिड़की के बाहर झांकने लगा। डब्बे में फिर मौन छा गया। तभी इंजन ने सीटी दी और उसकी एकरस रफ्तार टूट गई। थोड़ी ही देर बाद खटाक का सा शब्द हुआ। शायद गाड़ी ने लाइन बदली थी। बाबू ने झाँक कर उस दिशा में देखा जिस ओर गाड़ी बढ़ी जा रही थी। शहर आ गया है। वह फिर ऊंची आवाज में चिल्लाया, अमृतसर आ गया है। इसका शीर्षक भी यही है। और हरबंसपुरा के बाद कौन सा आया? अमृतसर। जेहलम आया, फिर वजीराबाद आया, फिर हरबंसपुरा आया, वजीराबाद, फिर हरबंसपुरा के बाद अमृतसर। तो यह क्रम याद रखिए, जेहलम, वजीराबाद, हरबंसपुरा और अमृतसर। उसने फिर से कहा और उछल कर खड़ा हो गया और ऊपर वाली बर्थ पर लेटे पठान को संबोधित करके चिल्लाया, ओबे पठान के बच्चे, नीचे उतर। तेरी माँ का नीचे उतर, तेरी उस पठान बनाने वाली की मैं। बाबू चिल्लाने लगा और चीख कर गालियाँ बकने लगा था। तस्बीह वाले पठान ने करवट बदली और बाबू की ओर देखकर बोला, ओ क्या है बाबू, हमको कुछ बोला? बाबू को उत्तेजित देखकर अन्य मुसाफिर भी उठ बैठे। नीचे उतर, तेरी माँ हिंदू औरत को लात मारता है, हरामजादे। तेरी उस। ओ बाबू, बकर नहीं करो। ओ खजीर के दुख में गाली मत बको, हमने बोल दिया, हम तुम्हारा जबान खींच लेगा। गाली देता है मादर, बाबू चिल्लाया और उछलकर सीट पर चढ़ गया। वह सिर से पांव तक कांप रहा था। बस सरदार जी बोले, यह लड़ने की जगह नहीं है, थोड़ी देर का सफ़र बाकी है, आराम से बैठो। तेरी मैं लात तोड़ूँ तो कहना,
लात ना तोड़ू तो कहना गाड़ी तेरे बाप की है, बाबू चिल्लाया। अब बाबू मतलब कि एक्शन में आ गया है। उस समय तक शांत था। लोग दुबले बाबू का मजाक उड़ा रहे थे। जब वो पाकिस्तान में था, पाकिस्तान के इलाके में था, तो जो मुसलमान पठान है वह उसका मजाक उड़ा रहे थे। अब जब यह अपने इलाके में आ गया है, अमृतसर में, हिंदुस्तान के इलाके में, तो फिर यह बोलना शुरू कर दिया है। ओ हमने क्या बोला, सभी लोग उसको निकालता था, हमने भी निकाला, ये इधर हमको गाली देता है, हम इसका जबान खींच लेगा। बुढ़िया बीच में फिर बोल उठी, वे जिड़ जो गयो, आराम नाल बैठो, वे रब दियो बंदे हो, कुछ होश करो। समझ गए ना? वहीं बुढ़िया कह रही कि आराम से बैठो, रब के बंदो कुछ होश करो। उसके वर्ड किसी प्रेत की तरह फड़फड़ाए जा रहे थे और उनमें से चीड़ सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। बाबू चिल्लाया जा रहा था, अपने घर में शेर बनता था, अब बोल, अपने घर में मतलब पाकिस्तान में, अब बोल तेरी मैं उस पठान बनाने वाले की। तभी गाड़ी अमृतसर के प्लेटफार्म पर रुकी। प्लेटफार्म लोगों से खचाखच भरा था। प्लेटफार्म पर खड़े लोग झांक झांक कर डिब्बों के अंदर देखने लगे। बार बार लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे, पीछे क्या हुआ, कहाँ पर दंगा हुआ। खचाखच भरे प्लेटफार्म पर शायद इसी बात की चर्चा चल रही थी कि पीछे क्या हुआ है। प्लेटफार्म पर खड़े 2-3 खोमचों वाले पर मुसाफिर टूट पड़ रहे थे। सभी को सहसा भूख और प्यास परेशान करने लगी थी। खाने के लिए मतलब टूट पड़े थे। इसी दौरान 3-4 पठान हमारे डिब्बे के बाहर प्रकट हो गए और खिड़की में से झांक झांक कर अंदर देखने लगे। हमने पठान साथियों पर नज़र पड़ते ही वे अपने पठान साथियों पर नज़र पड़ते ही वे उनसे पश्तो में कुछ बोलने लगे। मैंने घूम कर देखा, बाबू डिब्बे में नहीं था। न जाने कब वह डिब्बे में से निकल गया था। मेरा माथा ठनका, गुस्से में वह पागल हुआ जा रहा था। न जाने क्या कर बैठे। इस पर बीच डिब्बे के तीनों पठान अपनी अपनी गठरी उठाकर बाहर निकल गए और अपने पठान साथियों के साथ गाड़ी के अगले डिब्बे की ओर बढ़ गए। जो विभाजन पहले प्रत्येक डिब्बे के भीतर होता रहा था, अब सारी गाड़ी के स्तर पर होने लगा। पहले मतलब कि अलग अलग था, पठान लोग अलग थे, हिंदू लोग अलग थे, सिख लोग अलग थे, डिब्बे में था। फिर बाद में जब वहाँ पे बैठ गए तो पठान लोग क्या हुए, एक एक डिब्बे में अलग अलग मतलब हो गए, अलग अलग बैठने लगे, हिंदू अलग मुसलमान अलग। तो वहीं बात किए होंगे कि पठान वाले डिब्बे आ गए, उसमें सभी पठान हैं, तो वहाँ पे रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। खोमचे वालों के इर्द गिर्द भीड़ छटने लगी। लोग अपने अपने डिब्बे में लौटने लगे। तभी सहसा एक ओर से मुझे वह बाबू आता दिखाई दिया। उसका चेहरा अभी भी बहुत पीला था, यानी गुस्से में था, और माथे पर बालों की लट झूल रही थी। नज़दीक पहुंचा तो मैंने देखा उसके अपने दाएं हाथ में लोहे की एक छड़ उठा रखी थी उसने। जाने वह उसे कहाँ मिल गई थी। डिब्बे में घुसते समय उसने छड़ को अपनी पीठ के पीछे कर लिया और मेरे साथ वाली नज़दीक पहुंचा तो देख लिए थे लेखक की छड़ लिया है हाथ में, लेकिन डिब्बे में घुसने से पहले अपने पीछे छड़ रख लिया था, छुपा लिया था। मेरे साथ वाली सीट पर बैठने से पहले उसने हौले से छड़ को सीट के नीचे सरका दिया, फिर उसको नीचे कर दिया था सीट पर बैठते ही उसकी आंखें पठान को देख पाने के लिए ऊपर को उठी, पर डिब्बे में पठानों को न पाकर वह हड़बड़ा कर चारों ओर देखने लगा। निकल गए हरामी मादर, सब के सब निकल गए। फिर वह सिर पिटाकर उठ खड़ा हुआ, चिल्ला कर बोला, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? तुम सब नामर्द हो, बुज़दिल। पर गाड़ी में भीड़ बहुत थी, बहुत से नए मुसाफिर आ गए थे अमृतसर स्टेशन पे। किसी ने उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। गाड़ी सरकने लगी, यानी धीरे धीरे चलने लगी, तो वह फिर मेरी वाली सीट पर आ बैठा। पर वह बड़ा उत्तेजित था और बराबर बड़बड़ाया जा रहा था। धीरे धीरे हिचकोले खाते गाड़ी आगे बढ़ने लगी। डिब्बे में पुराने मुसाफिरों ने भरपेट पूरियाँ खा ली थी और पानी भी पी लिया था, और गाड़ी उस इलाके में आगे बढ़ने लगी जहाँ उनके जान माल को खतरा नहीं था। नए मुसाफिर बतिया रहे थे। धीरे धीरे गाड़ी फिर समतल गति से चलने लगी थी। कुछ ही देर बाद लोग उगने भी लगे थे, मगर बाबू अभी भी फटी फटी आंखों से सामने की ओर देखा जा रहा था। बार बार मुझसे पूछता कि पठान डिब्बे में से निकलकर किस ओर गए हैं। उसके सिर पर जुनून सवार था। गाड़ी के हिचकोलों में मैं खुद उगने लगा था, यानी कि गाड़ी चलने लगी थी, आगे पीछे हिचकोले झटका उटका के दे रही थी, तो उसमें लेखक भी सोने लगे थे। डिब्बे में लेट पाने के लिए जगह नहीं थी। बैठे ही बैठे नींद में मेरा सिर कभी एक ओर लुढ़क जाता, कभी दूसरी ओर। किसी किसी वक्त झटके से मेरी नींद टूटती
मुझे सामने की सीट पर अस्त व्यस्त से पड़े सरदार जी के खर्राटे सुनाई देते। अमृतसर पहुंचने के बाद सरदार जी फिर से सामने वाली सीट पर टांगे पसार कर लेट गए थे। डिब्बे में तरह तरह के आड़ी तिरछी मुद्राओं में मुसाफिर पड़े थे। जानते ही हैं कि डिब्बे में इधर उधर सब जैसे तैसे सोते हैं, बैठ के, लेट के, आधे बैठे आधे लेटे, खड़े खड़े। उनकी विभत्स मुद्राओं को देखकर लगता डिब्बा लाशों से भरा है। पास बैठे बाबू पर नज़र पड़ती तो कभी तो वह खिड़की के बाहर मुंह किए देख रहा था, कभी दीवार से पीठ लगाए तनकर बैठा जा रहा था। किसी किसी वक्त गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती तो पहियों की गड़गड़ाहट बंद होने पर निस्तब्धता से छा जाते। तभी लगता जैसे प्लेटफार्म पर कुछ गिरा है या जैसे कोई मुसाफिर गाड़ी में से उतरा है और मैं झटके से उठकर बैठ जाता। इसी तरह एक बार मेरी नींद टूटी तो गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ गई थी और डिब्बे में अंधेरा था। मैंने उसी तरह अधलेटे खिड़की में से बाहर देखा। दूर पीछे की ओर किसी स्टेशन के सिग्नल के लाल कुमकुमे चमक रहे थे। अस्पष्टता गाड़ी कोई स्टेशन लांग कर आई थी। मतलब लाल लाल दिखेगा बत्ती उत्ती तो फिर वही होगा ना कि ज़्यादा बत्ती दिख रहा था तो कोई स्टेशन लांग के आई है, पर अभी तक उसने रफ्तार नहीं पकड़ी थी। डिब्बे के बाहर मुझे धीमे से अस्फुट स्वर सुनाई दिए। दूर ही एक धूमिल सा काला पुंज नजर आया। नींद की खुमारी में मेरी आंखें कुछ देर तक उस पर लगी रहीं, फिर मैंने उससे समझ पाने का विचार छोड़ दिया। डिब्बे के अंदर अंधेरा था, बत्तियाँ बुझी हुई थी, लेकिन बाहर लगता था पौ फटने वाली है, यानी कि भोर होने वाली है, सुबह होने वाली है। मेरी पीठ पीछे डिब्बे के बाहर किसी चीज़ को खरोचने की सी आवाज़ आई। मैंने दरवाजे की ओर घूमकर देखा। डिब्बे का दरवाज़ा बंद था। मुझे फिर से दरवाज़ा खरोचने की आवाज़ सुनाई दी। फिर मैंने साफ साफ सुना लाठी से कोई डिब्बे का दरवाज़ा पटपटा रहा था। मैंने झाँक कर खिड़की के बाहर देखा। सचमुच एक आदमी डिब्बे की 2 सीढ़ियाँ चढ़ आया था। उसके कंधे पर एक गठरी झूल रही थी और हाथ में लाठी थी, और उसने बदरंग से कपड़े पहन रखे थे और उसके दाढ़ी भी थी। फिर मेरी नज़र बाहर नीचे की ओर आ गई। गाड़ी के साथ साथ एक औरत भागती चली आ रही थी, नंगे पांव, और उसने 2 गठरियाँ उठा रखी थी। जो महिला थी, बोझ के कारण उससे दौड़ा नहीं जा रहा था। डिब्बे के पायदान पर खड़ा आदमी बार बार उसकी ओर मुड़कर देख रहा था, हाँफता हुआ कहे जा रहा था, आजा आजा, तू भी चढ़ जा, आजा। दरवाजे पर फिर से लाठी पटपटाने की आवाज़ आई। खोलो जी दरवाज़ा, खुदा के वास्ते दरवाज़ा खोलो। वो आदमी हाँफ रहा था। खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो, मेरे साथ में औरत जात है, गाड़ी निकल जाएगी। सहसा मैंने देखा बाबू हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ और दरवाजे के पास जाकर दरवाजे में लगी खिड़की में से मुंह बाहर निकाल कर बोला, कौन है? इधर जगह नहीं। बाहर खड़ा आदमी फिर गिड़गिड़ाने लगा, खुदा के वास्ते दरवाज़ा खोलो, गाड़ी निकल जाएगी। और वह आदमी खिड़की में से अपना हाथ अंदर डालकर दरवाज़ा खोल पाने के लिए सिटकनी टटोलने लगा। नहीं है जगह, बोल दिया, उधर जाओ गाड़ी पर से। बाबू चिल्लाया और उसी क्षण लपक कर दरवाज़ा खोल दिया। या अल्लाह! उस आदमी के अस्फुट शब्द सुनाई दिए। दरवाज़ा खुलने पर जैसे उसने इत्मीनान की सांस ली हो, और उसी वक्त मैंने बाबू के हाथ में छड़ चमकते देखा। एक ही भरपूर वार ने उस मुसाफिर के सिर पर किया था। जो वह छड़ रखा था बाबू, दुबला बाबू, उसने क्या किया, एक ही भरपूर वार बाबू ने उस मुसाफिर के सिर पे किया। उसने या अल्लाह बोला। इलाका हिंदुस्तान का आ गया था और पठान नहीं थे, नहीं तो पठान से वह बदला लेता, लेकिन यह भी मुसलमान था, तो मुसलमान हिंदू उस समय सांप्रदायिक हिंसा हो ही रहा था, तो इसने मार दिया उसको। हाँ, एक ही भरपूर वार बाबू ने उस मुसाफिर के सिर पर किया था। मैं देखते ही डर गया और मेरी टांगें लरज गई। मुझे लगा जैसे छड़ के वार का उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। उसके दोनों हाथ अभी भी जोर से डंडारे को पकड़े हुए थे। कंधे पर से लटकती गठरी खिसट कर उसकी कोहनी पर आ गई थी। तभी सहसा उसके चेहरे पर लहू की 2-3 धारें एक साथ फूट पड़ी। मुझे उसके खुले ओठ और चमकते दांत नजर आए। वह 2-1 बार या अल्लाह बुदबुदाया, फिर उसके पैर लड़खड़ा गए। उसकी आंखों ने बाबू की ओर देखा, अधमुदी आंखें जो धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही थी, मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो कि वह कौन है और उससे किस अदावत का बदला ले रहा है।
इस बीच अंधेरा कुछ और छन गया था। उसके ओंठ फिर से फड़फड़ाए और उनमें सफ़ेद दांत फिर से झलक उठे। मुझे लगा जैसे वह मुस्कुराया है, पर वास्तव में केवल क्षय के कारण ही होठों में बल पड़ने लगे थे। यह सब हुआ, मतलब कि वह उसकी मृत्यु, मतलब कि खून निकला, सिर पे मारा था, मृत्यु हो गई थी। नीचे पटरी के साथ साथ भागती औरत बड़बड़ाए और कोसे जा रही थी। उसे अभी भी मालूम नहीं हो पाया था कि क्या हुआ है। वह अब भी शायद यह समझ रही थी कि गठरी के कारण उसका पति गाड़ी पर ठीक तरह से चढ़ नहीं पा रहा था, कि उसका पैर जम नहीं पा रहा है, पर गाड़ी के साथ साथ भागती हुई अपनी दो गठोरियों के बावजूद अपने पति के पैर पकड़ पकड़ कर सीढ़ी पर टिकाने की कोशिश कर रही थी। यह सब मतलब घटना घट रही है। उसको बाबू ने मार दिया है, लेकिन वह तो नीचे से दौड़े चली जा रही थी, गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। तो वह क्या कर रही है, सोच रही है कि मतलब कि टिका नहीं पा रहा है उसका पति, तो उसका पैर उस पर रख रही है। और इसने क्या किया, वह भी सोच रहा है कि कौन सा आदमी मुझे मार दिया, कौन सा बदला ले रहा है, कौन है। हाँ, अब उसकी जो भी स्मृतियाँ बची हैं, हालांकि सर पे वार करने से सीधे बहुत सीधे चले जाते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं जिंदा रह पाते हैं। बाबू, इस समय उस समय के सांप्रदायिक दंगे का इसमें जिक्र किया गया है। तो आगे देखते हैं। तभी सहसा डंडहरे से उस आदमी के दोनों हाथ छूट गए और वह कटे पेड़ की भांति नीचे जा गिरा। तुलना किससे की गई है, कटे पेड़ की भांति। और उसके गिरते ही औरत ने भागना बंद कर दिया, मानो दोनों का सफर एक ही साथ खत्म हो गया। कितना मार्मिक दृश्य है। दोनों हिंदू हो या मुसलमान है तो इंसान। तो उस समय सांप्रदायिक हिंसा के चलते हिंदू मुसलमानों में हो गया था। आज भी नेतागण हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश करते हैं अपने फायदे के लिए। बाबू अभी भी मेरे निकट डिब्बे के खुले दरवाजे में बूथ का बूथ खड़ा था, बूथ का बूथ बना खड़ा था। लोहे की छड़ अभी भी उसके हाथ में थी। मुझे लगा जैसे वह छड़ को फेंक देना चाहता है, लेकिन उसे फेंक नहीं पा रहा था। उसका हाथ जैसे उठ नहीं रहा था। मेरी सांस अभी भी फूली हुई थी और डिब्बे के अंधियारे कोने में खिड़की के साथ सट कर बैठा उसकी ओर देखे जा रहा था। फिर वह आदमी खड़े खड़े हिला। किसी अज्ञात प्रेरणावश वह एक कदम आगे बढ़ाया और दरवाजे में से बाहर पीछे की ओर देखने लगा। गाड़ी आगे निकलती जा रही थी। दूर पटरी के किनारे अंधियारा पुंज सा नजर आने लगा। बाबू का शरीर हरकत में आया। एक झटके में उसने छड़ को डिब्बे से बाहर फेंक दिया, फिर घूमकर डिब्बे के अंदर दाएं बाएं देखने लगा। सभी मुसाफिर सोए पड़े थे। मेरी ओर उसकी नज़र नहीं उठी। थोड़ी देर तक वह खड़ा डोलता रहा, फिर उसने घूमकर दरवाज़ा बंद किया। उसने ध्यान से अपने कपड़ों की ओर देखा, अपने दोनों हाथों की ओर देखा, फिर एक एक करके अपने दोनों हाथों को नाक के पास ले जाकर सूंघा, मानो जानना चाहता हो कि उसके हाथों से खून की बू तो नहीं आ रही है, क्योंकि वो उसको मार दिया था। फिर वह दबे पांव चलता हुआ आया और मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गया। धीरे धीरे झुटपुटा छटने लगा, यानी दिन होने लगा। दिन खुलने लगा। साफ सुथरी सी रोशनी चारों ओर फैलने लगी। किसी ने जंजीर खींचकर गाड़ी को खड़ा नहीं किया था। छड़ खाकर गिरी उसकी देह मीलों पीछे छूट चुके थे। सामने गेहूं के खेतों में फिर से हल्की हल्की लहरियां उठने लगी थी। सरदार जी बदन खुजलाते उठ बैठे। मेरी बगल में बैठा बाबू दोनों हाथ सिर के पीछे रखे सामने की ओर देखे जा रहा था। रात भर में उसके चेहरे पर दाढ़ी के छोटे छोटे बाल उग आए थे। अपने सामने बैठा देखकर सरदार उसके साथ बतियाने लगे। बड़े जीवट वाले हो बाबू, दुबले पतले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो, बड़ी हिम्मत दिखाई है। सुनसे डर कर ही वे पठान डिब्बे में से निकल गए। यहाँ बने रहते तो एक न एक की खोपड़ी तुम जरूर दुरुस्त कर देते। और सरदार जी हंसने लगे। हा हा हा। बाबू जवाब में मुस्कुराया, एक विभत्स सी मुस्कान, और देर तक सरदार जी के चेहरे की ओर देखता रहा। सरदार जी को पता ही नहीं सोए रहे थे, जबकि वह एक मुसलमान को मार चुका था। सरदार जी अभी जिसे कहते हैं बहुत जीवट हो, तुमसे डर के चले गए। लेकिन इनको क्या पता कि एक जो मुसाफिर मुसलमान था डिब्बे में घुसने की कोशिश कर रहा था, उसकी औरत भी पीछे पीछे आने चाहती थी। उसको घुसते ही दुल्ला बाबू ने मार दिया था।
तो यह कहानी यहाँ पे समाप्त हुई। स्टेशनों को ज़रूर याद रखें, झेलम हो चाहे आपका हरबंसपुरा हो या अमृतसर हो या वजीराबाद हो। झेलम, वजीराबाद, हरबंसपुरा, झेलम, वजीराबाद, हरबंसपुरा और आपका अमृतसर, सभी स्टेशनों को याद रखिए। ठीक है, सभी स्टेशनों को याद रखिए। कहाँ पे कौन कौन सी घटना हुई वह भी याद रखें, क्योंकि आजकल हिंदी से डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी यह कहानी आपको कैसा लगा, वाचन कैसा लगा, ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए। कहानी को आपने सुना, खुद भी पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ के इसको आपका अलग से PDF भी प्राप्त हो जाएगा। एक साथ सभी कहानियों, सभी 21 कहानियों का PDF भी आपको मिल जाएगा और अलग अलग कहानियों का भी PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इसी प्रकार से करते रहिए और लोगों से भी कराते रहिए। चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।